Good morning, children. Welcome to E-classes. 19 चैप्टर महाकवि कालिदास पार्ट 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल पार्ट 2 में यहाँ तक किया था कि वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, महाकाली का उनको आशीर्वाद भी मिल गया और अब वो संस्कृत साहित्य का ज्ञान प्राप्त करके महाकवि बन गए हैं और उन्होंने अपने 2-3 जो लिखे गए ग्रंथ थे उनको क्रमशः वन बाय वन सुनाया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। गहरा मतलब बहुत ही डीप अनुभव था। अनुभव आप तजुर्बा कह सकते हैं, एक्सपीरियंस। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, साहित्य मतलब लिटरेचर में, वैसा कहीं और नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। ये सही बात भी है। आजकल हम अपना देखें कि इंसान ने पेड़ों की संख्या बिल्कुल कम कर दी है। पहले के समय में जितने पेड़ हुआ करते थे, हम अपने गुजरात की बात ले लें, केवल 6% घने जंगल रह गए हैं। बाकी ज़्यादातर इंसान ने उन्हें तोड़ तोड़ के इन्हें काट कर क्या कर दिया है, अपनी संपत्ति बढ़ाने की लालच में वृक्षों की संख्या कम कर दी है और वृक्षों को बिल्कुल काट दिया है। जंगल नाम मात्र को रह गए हैं। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है हमारे जीवन पर, उसको हम देख ही रहे हैं कि कितना पॉल्यूशन फैल गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। और पॉल्यूशन की वजह से इंसान कितना बीमारियां उस पर उत्पन्न हो रही हैं। कालिदास की उपमाएं तो हम ये कह सकते हैं, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन तो बिल्कुल अधूरा ही है। हम एक पल के लिए कल्पना करें कि ये जो पेड़ों की संख्या कम होती गई है तो वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के बिना तो बारिश भी नहीं होती। आपको पता है वृक्ष जो हैं बरसात लाने में सहायक होते हैं। बारिश कम होने की वजह से हम आज कितना जल प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, जल की कमी का सामना कर रहे हैं। लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन में पानी बचेगा भी या नहीं बचेगा। ये सब बातें उन्होंने इतने साल पहले, वर्षों सदियों पहले महसूस की थी कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन तो संभव ही नहीं है। आई होप आपको इसका इनडायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा सेंटेंस का, कि प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। कालिदास की उपमाएं मतलब तुलनाएं। विश्वविख्यात मतलब वर्ल्ड फेमस। विश्वविख्यात को आप प्रसिद्ध भी कह सकते हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कोई जोड़ नहीं मतलब उसके समान कोई कवि नहीं हुआ है आज तक। चरित्र चित्रण कैरेक्टरिस्टिक्स में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी न करना मतलब कोई उनका सामना नहीं कर सकता। जितना अच्छे से वो अपने कैरेक्टर्स का चरित्र चित्रित करते हैं, चित्रित मतलब अपने पात्रों के कैरेक्टर को जितना अच्छे से प्रकट करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व मतलब व्यवहार क्या लिए रहता है, अपनापन, प्रेम की भावना। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। स्वाभाविकता मतलब नेचुरल, उपस्थित मतलब प्रकट होती है। हम अभी का एग्जाम्पल लें, वर्तमान का कोई हम सीरियल देख रहे हैं, उसमें एक माँ का रोल करती हुई औरत है। वो अपने बच्चे के लिए, मान लीजिए उसका बच्चा मुसीबत में है, दर्द में है, तो वो किस प्रकार उसके लिए बिलखती है, रोती है, यहाँ से उसकी ज़िंदगी में आए हुए मुसीबत को दूर करने का प्रयत्न करती है। उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, है ना। वो खुद कष्टों का सामना करती है और सोचती है मैं अपनी औलाद की रक्षा करूँगी। तो ऐसा जब कोई पात्र हम देखते हैं तो वैसे तो वो नाटक कर रही है, सीरियल है, ठीक है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। न वो उसका खुद का बेटा है न वो उसकी माँ है, फिर भी वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है कि हमें लगता है कि हाँ सचमुच माँ ऐसी ही होती है। तो सेम यही बात हमें कहाँ दिखाई देती है, कालिदास के नाटकों में या उनके ग्रंथों में, कि जिस कैरेक्टर को जिस प्रकार का रोल करने के लिए दिया जाता है, अभिनय करने के लिए काम दिया जाता है, वो वैसा ही अभिनय करके दिखाता है। औरत को माँ का रोल दिया तो वो माँ के जैसा ही व्यवहार करके दिखाती हैं, उसके जैसे ही उसके मुंह से संवाद प्रकट होते हैं। राजा का रोल दिया है तो राजा जिस प्रकार राजा को होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी वीरता होनी चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए, ये सारी की सारी बातें उनके पात्रों से बिल्कुल प्रकट होती हैं। अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं, राजा प्रजा का शासक नहीं है। शासक मतलब रूलर, शासन करने वाला, आदेश देने वाला ही नहीं होता।
बल्कि रक्षक और पिता भी है। राजा केवल नियम बनाने के लिए नहीं होता या दंड देने के लिए नहीं होता, लेकिन वो हम मतलब प्रजा का रक्षक है और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में ही मिलता है। समाज में नारी को सम्मान मतलब इज्जत, मान और श्रद्धा मतलब विश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। उसे केवल घर की चार दीवारी के अंदर बैठाया नहीं जाता था कि वह चूल्हा चपाटी या घर का काम करने का जरिया है, ना, उसे भी पढ़ाई, नृत्य मतलब डांस, संगीत, म्यूजिक, चित्रकला, ड्राइंग, आर्ट, ये सब सिखाया जाता था। ये नहीं था कि केवल पुरुष पढ़ने जाएंगे या लड़के पढ़ने जाएंगे, लड़कियां नहीं जा सकती। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रमुख मतलब मेन। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। इसमें 7 ऋतुओं का वर्णन किया है कवि ने। यह उत्तम मतलब बेस्ट काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। सूक्ष्म मतलब बहुत गहरी दृष्टि। ऋतुओं का कितना ज्ञान था उन्हें, ये इस बात से, ये इनके ग्रंथ से ही पता पड़ता है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मतलब दूसरे ग्रंथों में भी प्रकृति का वर्णन तो किया है ऋतुओं का, लेकिन ऋतुसंहार में जितना 6 ऋतुओं का वर्णन गहराई से किया है, उतना और ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्र इनका दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, काव्य भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं। तो इनका पहला नाटक कौन सा था? मालविकाग्निमित्र। 5 अंक मतलब 5 भाग हैं। विदिशा के राजा का नाम है अग्निमित्र, विदर्भ की राजकुमारी का नाम है मालविका। इन दोनों की क्या है यहाँ पर? प्रेम कहानी। कथा मतलब कहानी। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इनका तीसरा ग्रंथ क्या नाम है? विक्रमोर्वशीयम, और इनका ये दूसरा नाटक है। 5 अंक मतलब विभाग हैं। महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। महाराज, उसमें राजा का नाम क्या है? पुरूरवा, है ना, और उनकी रानी का नाम क्या है? उर्वशी। प्रेम कथा, प्रेम कहानी है इसमें। कुमार संभव का काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार संभव मतलब ये इसमें कार्तिकेय की कहानी है। कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा किए गए तारकासुर के वध तक की कथा है। अब कुमार संभव में क्या क्या दिया है? शिव पार्वती का विवाह होता है, उसके बाद कार्तिकेय का जन्म होता है और वह बड़ा होकर तारकासुर का क्या करता है? वध करता है। यहाँ तक की कथा। कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। कुबेर ये धन के देवता माने जाते हैं और जहाँ ये बैठते हैं सिंहासन पर, उसे कहा जाता है अलकापुरी। इसके उत्तरार्ध मतलब शुरुआत में यक्ष ने अपनी विरहिणी मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं। कहा कि ये यक्ष नाम का राजा था और उसकी विरहिणी मतलब जिससे वह प्रेम करता है, उसका नाम है प्रिया। उसके मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है और कहा है कि इस प्रकार से तुम मेरी प्रियतमा को पहचान लेना और उसे मेरा संदेश देना। जिस प्रकार पहले के समय में कहा जाता था कि पक्षियों के द्वारा हम मैसेज भेजते थे, है ना, अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखारा गया है। विरह का मीनिंग होता है जुदाई, कि वर्षा का समय है और प्रियतम के पास उसकी प्रियतमा नहीं है, तो किस प्रकार वो दोनों उनके मनोभाव प्रकट किए हैं। विरह मतलब जुदाई। इसमें भारत के भूगोल मतलब ज्योग्राफी की अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। महाकाव्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बहुत बड़े उसमें भाग पाए जाते हैं। जैसे रामायण महाभारत क्या है? महाकाव्य हैं। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि मैं तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश। कहाँ? तो सूर्य से उत्पन्न हुआ। राम किस वंश के थे पता है आपको? सूर्यवंशी राजा थे, अर्थात सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ? मोटी बुद्धि वाला मैं। मोटी बुद्धि वाला मतलब जिसमें कम बुद्धि वाला
जिसमें कम बुद्धि हो, उसे कहते हैं मोटी बुद्धि। तो कहाँ इतना बड़ा सूर्यवंश, इतने बड़े बड़े राजा हो चुके हैं जो बहुत ही अपने आदर्शों को लेकर बहुत ही फेमस थे, अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनका एक वचन है, आपको याद हो राम का, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैंने जो वचन दिया है, मैंने कसम खाई है, उसे तो मैं किसी भी प्रकार पूरा करके ही दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा वंश था इनका, है ना। तो उनकी सब के सब राजाओं की कहानी इसमें दी गई है। तिनकों से बनी छोटी नाव, तिनका मतलब छोटे घास का टुकड़ा, नाव को लेकर अपार समुद्र को, अपार जिसका कोई पार सीमा न हो, समुद्र को पार करने की मैं बात सोच रहा हूँ। मतलब यहाँ पे अपार समुद्र किसे कहा गया है? रघुवंश को। रघु नाम के एक राजा हो चुके हैं। आपको पता होगा राम को रघुवंशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रघु नाम के एक बहुत उनके वंश में राजा हो चुके। रघु के बाद दूसरे राजा आते गए। उनके बाद राजा दशरथ का जन्म हुआ और राजा दशरथ के बाद उस सिंहासन पर कौन बैठा? राम। तो इस प्रकार रघु नाम के राजा के वंश में उत्पन्न हुए, इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या रखा गया था? रघुवंशी। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर, ये भी इनके एक राजा का ही नाम है, दिलीप से लेकर कुश, आपको पता होगा राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, और उनके अनेक उत्तराधिकारी तक की कथा रघुवंश में है। उत्तराधिकारी मतलब जिसके हाथ में आने वाली प्रॉपर्टी सौंपी जाती है ना। जैसे कि अभी आप 12-13 साल के हैं, ठीक है। अब आपके दादा जो हैं वो सोचते हैं कि उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है और अब पता नहीं और कितने दिन की ज़िंदगी है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देता हूँ। तो 2 बेटे हैं आपके दादाजी के, आपके पिताजी और आपके चाचा, तो उनके नाम पे 50-50% प्रॉपर्टी रख दी जाती है ना। तो उसे कहा जाता है उत्तराधिकारी। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उनके वंशजों को, उनके बेटों को क्या सौंपी जाती है? संपत्ति, उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 7। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। आपने 8th के फर्स्ट सेम में एक चैप्टर किया था भरत, 6th चैप्टर था। उसमें आपको पता होगा कि राजा दुष्यंत जो है शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पर एक बच्चे को देखता है। बहुत ही वीर साहसी बच्चा था जो शेरनी के बच्चे को घसीट कर ले आता है और कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मुझे तो तेरे दांत गिनने हैं। उसे ये नहीं पता, इतना डर है मन में कि ये शेरनी का बच्चा है तो शेरनी के जैसे ही इसमें ताकत होगी और ये मेरा शिकार भी कर सकता है, या इसके दांत इतने तीखे हो सकते हैं कि मेरे हाथ में चोट भी लग सकती है। और इस प्रकार उसकी वीरता को देखकर राजा दुष्यंत उस पर प्रभावित हो जाते हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? शकुंतला। ये कहानी आपने 8th में पढ़ी है कि गलती से या एक शंका में आकर राजा दुष्यंत ने अपनी रानी शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया था। शकुंतला चली जाती है एक वन में, गुरु के आश्रम में अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। इसी भरत को क्या कहते हैं, भरत की वीरता को लेके हमारे देश का नाम क्या रखा गया था? भारत। यही भरत नाम का राजा आगे चलकर महाभारत का सबसे पहला राजा बनता है, ठीक है। भरत के बाद आगे चलकर और राजा होते हैं, फिर शायद उनका बेटा शांतनु होता है, वहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं, अमर जो कभी मर के भी मरता न हो। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, तत्कालीन मतलब तब के समय का साहित्य, शासन, कैसे राजा हुआ करते थे, राजनीति, पॉलिटिक्स, समाज, जन विश्वास मतलब लोगों का विश्वास राजा के प्रति कैसा था, भूगोल, ज्योग्राफी, ललित कला मतलब आर्ट, स्थापत्य, आर्किटेक्ट भी कहा जाता है उसे, आदि सभी की झलक मिलती है कि किस प्रकार के महल बनाने का उन लोगों के पास या मंदिर वगैरह बनाने का उनके पास ज्ञान हुआ करता था। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पार्ट 3 हमारा। शब्द समूह टिक मार्क कर लेंगे, अभिभावक और शास्त्रार्थ। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आप कर लेंगे, 3-4 वाक्य में उत्तर, शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसमें सबका हित समाया हुआ हो,
सहित, उसका आंसर है सहित। विद्वानों द्वारा की जाने वाली चर्चा, शास्त्रार्थ, यह भी अभी हमने आगे किया। विद्या में उत्तम हो, विद्योत्तमा। विद्या में उत्तम हो, विद्योत्तमा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्योत्तमा को एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों के मेल से होता है। ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक उट्र उट्र बोल उठा। ओके, आई होप आपको इस चैप्टर का इनडायरेक्ट मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सारे क्वेश्चन आंसर जितने बताए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, थैंक यू बेटे।